जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने मेटर एंड इस क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 देखा था। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कोलाइडल सॉल्यूशन तक बता दिया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और चूंकि कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है और खास करके जो सीडीएस के बच्चे हैं उन्हें ये टेबल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा था तो सॉल्यूशन में आपको दो चीजें बताई थी सर। कौन कौन सी? एक होता था सर सॉल्यूट और एक क्या होता था मेरे भाई? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो चीजें थी, एक क्या था भाई? सॉल्यूट, और एक क्या था? सॉल्वेंट। कहां लिखे? इसको यहां लिख देते हैं। एक होता था सॉल्यूट, ठीक है। तो आप ध्यान सुनना, और एक क्या होता था आपका? सॉल्वेंट। तो अगर आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्या है मेरे भाई? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो नाम है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज, ये चीज क्लियर। और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसे हम मेरे भाई बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलते हैं भाई? डिस्पर्जन मीडियम। तो आप ये समझना, अगर मैं बोल रहा हूं डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट की बात हो रही है, और डिस्पर्जन मीडियम मतलब किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट की। ये चीज क्लियर। तो आपके सामने एक टेबल है और वो टेबल आपको याद रखनी है, ठीक। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिस्पर्स्ड फेज मतलब क्या हो गया आपका? सॉल्यूट, ठीक है। और अगर डिस्पर्जन मीडियम है, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? सॉल्वेंट। क्लियर। तो देखिए, अगर फेज कैसा है? सॉलिड, और मीडियम कैसा है? सॉलिड। ये याद ही रखना है आपको, ठीक है। फेज सॉलिड है और मीडियम भी क्या है? सॉलिड। मतलब सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है? सॉलिड। तो सॉल्यूशन का जो नाम है, मतलब कोलाइड का जो नाम है, कोलाइड का जो नाम है उसे हम बोलेंगे सॉलिड सोल। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सॉलिड सोल। और एग्जांपल याद रखना, इसका जो एग्जांपल है ये हो जाएगा भाई आपका सम कलर्ड ग्लासेस या फिर रूबी। आपने सुना होगा ना रूबी। तो रूबी किसका एग्जांपल है भाई? सॉलिड सोल का एग्जांपल है, ठीक है। या फिर जेम स्टोन्स। अब देखिए, फेज सॉलिड है और मीडियम कैसा है? लिक्विड। तो कोलाइड का जो नाम है उसे हम बोलते हैं सोल, और इसका जो एग्जांपल है वो है पेंट्स एंड सेल फ्लूइड्स। एग्जांपल याद रखना, ये टेबल आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फेज है आपका सॉलिड और मीडियम कैसा है? गैस। अच्छा, इसमें ये याद रखना कि अगर मीडियम गैस है, मीडियम कैसा है भाई? गैस। अगर मीडियम गैस है तो सॉल्यूशन का जो नाम है, मतलब कोलाइड का जो नाम है वो एरोसोल ही होगा, और ये हमेशा सत्य है। क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला कि अगर मीडियम गैस है तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो नाम है वो एरोसोल होगा। क्लियर। तो देखिए भाई, फेस कैसा है? सॉलिड, और मीडियम कैसा है? गैस। तो कोलाइड का नाम क्या हो गया? एरोसोल। और इसका जो एग्जांपल है मेरा भाई ये हो गया स्मोक या फिर डस्ट। क्लियर। एग्जांपल याद रखना। और कोलाइड को क्या बोलेंगे ये भी आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, लिक्विड और सॉलिड है, मतलब फेस क्या है? लिक्विड, मीडियम क्या है? सॉलिड। तो कोलाइड को हम बोलते हैं जेल, और इसका एग्जांपल हो जाएगा चीज या फिर जेलिस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फेस है भाई लिक्विड और मीडियम भी क्या है? लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर फेस और मीडियम दोनों लिक्विड हो जाए तो इसे हम बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन एक ऐसा कोलाइड है जिसमें फेस और मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, और अगर दोनों लिक्विड हैं तो एग्जांपल हो जाएगा मिल्क, हेयर क्रीम, ठीक है, बटर। यहां तक यानी क्लियर। चलिए आगे चलते हैं भाई, और फेस क्रीम भी लिख लेना इसमें, फेस क्रीम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फेस क्या है भाई? लिक्विड। फेस लिक्विड है और मीडियम क्या है? गैस। अब देखो, मीडियम गैस हो गया, और अगर मीडियम गैस हो गया तो कोलाइड का नाम क्या हो जाएगा? एरोसोल। इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई फॉग, क्लाउड, ठीक है। और ये इंसेक्टिसाइड स्प्रेस, ठीक है, कीड़ों को मारने के लिए अपन स्प्रे यूज करते हैं, वो भी किसका एग्जांपल है भाई? वो एग्जांपल है लिक्विड इन गैस का। नेक्स्ट देखिए, फेस क्या है भाई? गैस, और मीडियम क्या है? सॉलिड। अगर फेस गैस है और मीडियम सॉलिड है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड सोल। एक सेकंड, यहां पे आप थोड़ा सा चेंज करना, इसको आप कर लेना बेटा सॉलिड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई? सॉलिड फॉर्म। और इसका जो एग्जांपल ये हो जाएगा आपका प्यूमाइस स्टोन, या फिर हो जाएगा आपका फोम रबर। अच्छा, ये याद रखना कि जो ब्रेड है, ब्रेड देखा ना भाई? ब्रेड, या फिर जो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज सुना है? स्पॉन्ज जो है ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी एग्जांपल है आपका किसका? सॉलिड फॉर्म का। और अगर मैं सॉलिड फॉर्म बोल रहा हूं मतलब फेस जो है वो क्या है भाई आपका? गैस, और मीडियम क्या है? सॉलिड। नेक्स्ट देखो, लास्ट है गैस इन लिक्विड, मतलब फेस गैस है और मीडियम कैसा है? सॉलिड। तो उसे हम बोलते हैं फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म के कई सारे एग्जांपल है, जैसे फ्रोथ हो गया,
ठीक है, या फिर आपका सॉप बबल हो गया, जैसे सॉप लेदर लिखा है, या फिर क्या हो गया वाइप्ड क्रीम। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके फोम के। तो टेबल क्लियर है, ये टेबल आपको याद रखनी है क्योंकि यहां से सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है एनडीए में भी आए, क्योंकि ये वाली जो टेबल है मेरे भाई ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है यहां से। बढ़े आगे, अभी तक की कहानी क्लियर है क्या? चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाता है, ठीक है। और ये टॉपिक मतलब इतना इजी है कि अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप इसका क्वेश्चन सही करके ही आओगे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं भाई सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सर मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉरी क्या बोल दिया, हाँ मिक्सचर जो है भाई क्या है, ये यहां रखना कि मिक्सचर जो है ये कैसा होता है आपका, मिक्सचर में दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका होमोजीनियस, ठीक है, और एक क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस। ये सब मैं बता चुका हूं। तो मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है। तो देखिए जो मिक्सचर है ना उसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो मिक्सचर है उसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अलग अलग अवयवी कण होते हैं। इसलिए होगा क्या कि जो मेथड ऑफ सेपरेशन है वो भी अलग होगी। हमारे पास कई तरह के मेथड ऑफ सेपरेशन है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। जैसे आपके सामने कई सारे नाम लिखे हैं, जैसे एक सब्लिमेशन है, ठीक है, एक बाय मैग्नेट है, एक बाय सॉल्वेंट है, एक फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, इवोपरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और सेपरेटिंग फनल है। और पिछली बार एनडीए का जो क्वेश्चन है वो सेपरेटिंग फनल से आया था। अगर आपने पेपर दिया हो तो आपको एक मिक्सचर दिया था और पूछा था कि आप इसे किस एपरेटस से सेपरेट करोगे, तो उसका आंसर क्या था भाई, सेपरेटिंग फनल। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो देखो अगर हमें पढ़ना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर तो इसमें हमारे पास 3 केस है मेरे भाई। कितने केस है? 3। पहला जो केस है वो है मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, कि भाई 2 सॉलिड का मिक्सचर है, आप उसे कैसे सेपरेट करोगे। सेकेंड केस है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है तो उसे कैसे सेपरेट करोगे। और थर्ड केस रहेगा हमारे पास मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। तो हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को 3 केस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये चीज क्लियर समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? हाँ भाई चलो भाई देखो, अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट केस सेपरेशन ऑफ 2 मिक्सचर, मतलब 2 सॉलिड, ठीक है। आपके मिक्सचर में क्या है भाई, दोनों सॉलिड है, तो उस मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करोगे। तो इसमें भी हमारे पास 3 चीजें होती है। देखो पहली जो चीज है वो है बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। आप एक सुटेबल सॉल्वेंट से 2 सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। सेकेंड है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। कैसे सेपरेट करेंगे मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, पर ये याद रखना कि अगर 2 सॉलिड का मिक्सचर है और उसे आपसे सेपरेट करना है तो हमारे पास कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। थर्ड जो है बाय यूजिंग मैग्नेट। यह चक्की के लिए कहानी क्लियर है क्या? बढ़े आगे। चलिए सर यहां तक की कहानी क्लियर है तो आगे चलते हैं। पहला है सेपरेशन बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अब देखो इससे आप सॉलिड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे, ध्यान सुनना, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, मिक्सचर है सैंड और वाटर का। किसका मिक्सचर है भाई? सैंड और वाटर का। और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है ये अपने कंस्टेंट पार्टिकल में मतलब अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट हो जाए। तो हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे वो समझो। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसे हमें सेपरेट करना है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है कि सैंड और वाटर को क्या करना है, अलग अलग। अब सैंड और वाटर को अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे वो समझो। देखो या फिर आप ये बोल सकते हो कि टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। आपके पास शुगर देखो सॉलिड होता है और सैंड भी कैसा होता है मेरे भाई, सॉलिड होता है, ठीक। तो 2 सॉलिड का मिक्सचर है, इसको आपको क्या करना है, सेपरेट। यहां तक यानी क्लियर। तो यहां पे जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है वाटर। सॉल्वेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं भाई, वाटर। अब वाटर से हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे, ध्यान सुनना। देखो होगा क्या कि जो शुगर है ये तो आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो आपने क्या करा कि इस मिक्सचर को वाटर में मिला दिया। जब आप इस मिक्सचर को वाटर में मिलाओगे तो शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक। यहां तक की कहानी क्लियर। तो आपको एक सॉल्यूशन मिला है, एक सॉल्यूशन मिला है जिसमें शुगर वाटर में डिसॉल्व हो चुका है लेकिन सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वो जो आपके पास सॉल्यूशन है उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे। जब हम सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो जो वाटर है, ठीक है,
वो इस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और शुगर के जो पार्टिकल है वो भी इस फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, क्योंकि शुगर के पार्टिकल का साइज जो है बहुत छोटा होता है। लेकिन सेंट के जो पार्टिकल है वो इस फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे। तो फिल्ट्रेट के फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, फिल्ट्रेट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। और रेसिड्यू के फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, सेंड। ये चीज क्लियर मेरे भाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने क्या करा कि एक सॉलिड का आपके पास मिक्सचर था जिसमें शुगर था और सेंड था, तो आपने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, देखो कर दिया ना अलग अलग, ठीक है। तो अगर आपको दो सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो पहला जो तरीका है वो है बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अगर हमारे पास शुगर और सेंड का मिक्सचर है तो हम उसे किससे सेपरेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग वाटर। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सेंड। तो भाई सल्फर भी सॉलिड है, ठीक है, और सेंड भी क्या है भाई, सॉलिड। तो होता क्या है वो समझो। देखो ये जो सल्फर है ये कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है। सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये आपके पास एक बीकर है, इसमें हमने लिया है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या लिया है भाई, कार्बन डाइसल्फाइड। जब हम इन दोनों सॉलिड के मिक्सचर को इसमें डिसॉल्व करेंगे तो सल्फर तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन सेंड डिसॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हमारे पास है इसको हम फिल्टर पेपर से क्या कर लेंगे, फिल्टर। तो रेसिड्यू के फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंड, ठीक है। और फिल्टर पेपर से जो आपका सॉल्यूशन है मतलब CH2 और सल्फर का जो सॉल्यूशन है वो पास हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा, देखो कहां चले गया भाई, हाँ यहां पे देखो कि फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाएगा भाई, आपके सेंड पार्टिकल रह जाएंगे, ठीक है। और जो आपका CH2 और किसका, सल्फर का जो मिक्सचर था वो इससे पास हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर, बढ़े आगे, चलिए भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। आप ध्यान सुनना, सब्लिमेशन जो है हम ऐसे मिक्सचर में अप्लाई करेंगे जिसमें एक कंपोनेंट या फिर एक सब्सटेंस जो है वो सबलाइम हो। सबलाइम का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। ये चीज क्लियर। तो चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का गैस में या फिर हम बोल सकते हैं वेपर में कन्वर्ट होना। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन, ठीक है, जिसका सब्लिमेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सबलाइम। लास्ट लेक्चर में बताया था। द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कूलिंग। तो देखिए कैम्फर है, ठीक, कैम्फर जो है इसको हम बोलेंगे सबलाइम। क्या बोलेंगे भाई, सबलाइम, क्योंकि इसका सब्लिमेशन होगा। तो जब इसका सब्लिमेशन होगा तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस में। हम क्या करेंगे, वेपर को या फिर गैस को कलेक्ट करके ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो हमें सॉलिड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट। ये चीज क्लियर। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, अगर ये किसी मिक्सचर में है तो हम इन्हें सेपरेट करेंगे थ्रू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, गैस में। ये चीज क्लियर। और सब्लिमेशन हम तभी लगाएंगे जब एक सब्सटेंस या एक कंपोनेंट जो है वो सबलाइम हो, मतलब वो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में। सब्लिमेशन क्लियर है क्या। देखिए एग्जांपल भी आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का। अच्छा ये याद रखना कि सॉल्ट जो है वो नॉन सबलाइम है, मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो है ये कैसा होता है भाई आपका, ये बोलो बोलो, हाँ ये होता है आपका सबलाइम। तो आपके पास दो सॉलिड का मिक्सचर है, इनको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम यूज करेंगे सब्लिमेशन। तो देखिए यहां पे हमने क्या लिया, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और ले लिया हमने सॉल्ट। जैसे आप क्या करोगे, बंसन बर्नर से इसे हीट करोगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और वेपर जो है या फिर गैस जो है ठंडा हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। ये चीज क्लियर। तो अगर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है आपके पास, दो सॉलिड का मिक्सचर है, तो आप उसे किससे सेपरेट करोगे भाई, सब्लिमेशन से। ले दे के आपको ये याद रखना है कि सब्लिमेशन हम तब यूज करेंगे जब एक कंपाउंड या एक कंपोनेंट कैसा हो भाई, सबलाइम हो। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, सेपरेशन बाय मैग्नेट। मैग्नेट से आप चीजों को कैसे सेपरेट करोगे, सिंपल सा तरीका है। यह ध्यान रखना, मैग्नेट से हम जब चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, तो हम ये ऐसे मिक्सचर पे अप्लाई करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट या एक कंपाउंड जो है आयरन हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक कंपोनेंट जो है
वो मैग्नेटिक हो और दूसरा जो कंपोनेंट है वो नॉन मैग्नेटिक हो। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके पास मिक्सचर है किसका, आयरन और सैंड का, तो आयरन कैसा होता है भाई, आयरन होता है आपका मैग्नेटिक, आयरन कैसा होता है मेरे भाई, मैग्नेटिक, और जो सैंड है ये कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक, सैंड कैसा होता है भाई, नॉन मैग्नेटिक। तो इस मिक्सचर को अगर आपको सेपरेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, मैग्नेट का। जैसे ही हम इस मिक्सचर के पास मैग्नेट लेके जाएंगे तो आयरन के जितने भी इसमें पार्टिकल थे वो सारे के सारे मैग्नेट पे चिपक जाएंगे, और सारे के सारे जब मैग्नेट पे चिपक जाएंगे तो भाई आयरन अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगा। यहां तक यानी क्लियर? बढ़े आगे। सेपरेशन बाय मैग्नेट तभी लगाना जब एक कंपाउंड या फिर एक सब्सटेंस जो है मिक्सचर में कैसा हो, मैग्नेटिक इन नेचर, और जनरली वो आयरन ही होता है। क्लियर मेरे भाई? बढ़े आगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा, देखो ये वाला टॉपिक, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अब आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें सॉलिड भी और लिक्विड भी है। तो अगर सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है तो हमारे पास कई सारे प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट है बाय फिल्ट्रेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय इवोपरेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय क्रोमेटोग्राफी, बाय डिस्टिलेशन। तो ये सारी मेथड हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो दिल थाम के बैठो, यहीं से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। चलिए भाई, फर्स्ट हमारे सामने है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, देखो बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिल्ट्रेशन में हम करते क्या वो समझ लो। फिल्ट्रेशन जो हम तब यूज करेंगे जब एक कंपाउंड किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल हो। देखो फिल्ट्रेशन जो हम तब यूज करेंगे जब एक कंपाउंड या फिर एक सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल हो। ये चीज क्लियर? तो देखो फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। अब कैसे सेपरेट करते हैं वो समझो। देखो आपके पास क्या है, सस्पेंशन है चॉक और वाटर का। तो चॉक जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, चॉक वाटर में इनसोल्यूबल है, आपने देखा होगा ये, ठीक। तो आपके पास एक सस्पेंशन है चॉक और वाटर का, और आपको इसे सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, हम सेपरेट करेंगे बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर का। फिल्ट्रेशन में हम किसका यूज करते हैं मेरे भाई, फिल्टर पेपर का। तो देखिए ये आपके पास क्या है भाई, एक ये फ्लास्क है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास एक ट्यूब है, और इसके ऊपर आपने क्या रख दिया भाई, इसके ऊपर रख दिया आपने फिल्टर पेपर। अच्छा इसको याद रखना, इसको फिल्टर फनल बोलते हैं, और इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, फिल्टर पेपर। जिन लोगों ने फिल्टर पेपर नहीं देखा भाई, आप गूगल पे सर्च करो, आपको दिख जाएगा कि फिल्टर पेपर कैसे क्या होता है। तो भाई ये आपके पास फ्लास्क था, ठीक है, ये है आपकी फिल्टर फनल, और इसके ऊपर आपने क्या रख दिया भाई, फिल्टर पेपर। अब ये भी जो भी सस्पेंशन है हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे। तो फिल्टर पेपर से जब इससे पास करोगे तो जो चॉक के पार्टिकल है वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और अगर चॉक के पार्टिकल बड़े बड़े हैं तो फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे, इससे केवल वाटर पास होगा, ठीक। तो रेसिड्यू के फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, रेसिड्यू के फॉर्म में हमें मिल जाएगा भाई चॉक, और फिल्ट्रेट के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, वाटर। तो इस तरह आप सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। ये याद रखना, फिल्ट्रेशन तभी यूज करेंगे जब एक सब्सटेंस जो है वो किसी लिक्विड में इनसोल्यूबल हो। जैसे मान लो सैंड और वाटर के मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है, तो वहां पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर मुझे शुगर और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो मैं वहां पे फिल्ट्रेशन यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल है उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो इस फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, तो सेपरेट नहीं होंगे ना वो भाई। क्लियर है कहानी? चले बढ़े आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ध्यान सुना, सेंट्रीफ्यूगेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम बेसिकली करते क्या वो समझो। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम मिक्सचर को सेपरेट करते हाई स्पीड में रोटेट करके। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं हाई स्पीड में रोटेट करके, और सेंट्रीफ्यूगेशन में हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस मशीन को आप क्या बोलते हो भाई, सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। और ये हाई स्पीड में रोटेट होगी, और अगर ये हाई स्पीड में रोटेट होगी तो होगा क्या कि जो आपका, ध्यान सुनना, पहली बात तो ये याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगेशन में हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे हाई स्पीड में रोटेट करके। जैसे मान लीजिए आपके पास है ब्लड सेल या फिर आपके पास है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका ब्लड सेल और एक होता है भाई प्लाज्मा, ठीक। तो ब्लड में से आपको ब्लड सेल और प्लाज्मा अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे वो समझो। देखिए ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, हम क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हमने क्या लिया, ब्लड, ठीक।
ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं और ये मशीन जो हाई स्पीड में रोटेट होगी। जब ये मशीन हाई स्पीड में रोटेट होगी तो होगा क्या, वो समझो कि ऐसे पार्टिकल जो हेवी है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल जो हेवी है वो हमें नीचे मिलेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के लोअर एंड पे मिलेंगे, और ऐसे पार्टिकल जो लाइट है वो हमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अपर एंड पे मिलेंगे। तो ब्लड में दो चीजें थी, ब्लड सेल और प्लाज्मा, ठीक है। तो जो ब्लड सेल है इसके पार्टिकल हेवी होते हैं और प्लाज्मा के जो पार्टिकल है वो लाइटर होते हैं। इसलिए जो ब्लड सेल है, जो कि आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ब्लड सेल जो हमें लोअर एंड पे मिलेगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के, और जो प्लाज्मा वो हमें ऊपर वाले एंड पे मिलेगा। ये चीज क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ब्लड में से ब्लड सेल और प्लाज्मा को अलग करना है तो हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का। अच्छा, ये भी याद रखना कि जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क भी एक मिक्सचर है, तो आपने देखा होगा कि मिल्क में से हम क्रीम को सेपरेट करते हैं। अगर मिल्क में से आपको क्रीम को सेपरेट करना है तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये चीज क्लियर। आपने देखा होगा दूध डेयरी पे, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, मिल्क को हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, और जब वो मिल्क को हाई स्पीड में रोटेट करेंगे तो होगा क्या कि मिल्क में से मिल्क अलग हो जाएगा और क्रीम अलग हो जाएगा। तो याद क्या रखना आपके एग्जाम की काम की बात, कि अगर आपको ब्लड में से ब्लड सेल और प्लाज्मा को अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे, और अगर आपको मिल्क में से मिल्क और क्रीम को अलग करना तो भी हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, इसका एप्लीकेशन आपको बताना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन क्या है, पूछ सकते हैं। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। यूज्ड इन डेयरीज, डेयरीज में भी हम यूज करते हैं, जैसे मिल्क में से मिल्क और क्रीम को सेपरेट कर दिया। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी हम क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाने के लिए उनको क्या करते हैं भाई, हाई स्पीड में रोटेट करते हैं ना, याद होगा आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन बाय इवोपरेशन, ये भी बहुत अच्छी प्रोसेस है, ध्यान सुना। इसको यूज कब करोगे, देखो, इवोपरेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। तो इवोपरेशन हम तब यूज करेंगे, ध्यान सुनना, इवोपरेशन हम तब यूज करेंगे जो आपका सब्सटेंस है किसी लिक्विड में या फिर इन जनरली वाटर में सोल्यूबल हो। इवोपरेशन हम तब यूज करेंगे जब सब्सटेंस किसी लिक्विड में या इन जनरल वाटर में क्या हो, सोल्यूबल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास मिक्सचर है NaCl और वाटर का, ठीक है, आपके पास मिक्सचर किसका भाई, NaCl और वाटर का। आपको NaCl और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इवोपरेशन। अब कैसे सेपरेट करेंगे वो समझो, देखिए, ठीक है, ये आपकी भाई डिस्क है, डिश है, इसमें हमने क्या करा, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर लिया, इसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जैसे ही आप इस मिक्सचर को हीट करोगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ इवोपरेशन आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। ये चीज क्लियर। अच्छा, ये भी है, ध्यान सुना, देखो होता क्या है, जो ब्लू पेन है आपका, ठीक है, उसमें ब्लू इंक होती है, क्या होती है भाई, ब्लू इंक। और ब्लू इंक में दो चीजें होती है, एक तो होता है डाई और एक होता है वाटर। और याद रखना कि जो ब्लू इंक है, इंक की बात करें तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। तो ब्लू इंक में दो चीजें हैं, एक डाई है और एक क्या भाई, वाटर। डाई का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो चीजों को कलर इंपार्ट करे, जो चीजों को कलर देंगे। तो आपको ब्लू इंक में से डाई और वाटर को सेपरेट करना है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इवोपरेशन। कैसे सेपरेट करेंगे वो समझो, देखो, ये आपके पास डिश है, ठीक है, या इसको वॉच ग्लास बोल दो, इसमें आपने क्या ले लिया, ब्लू इंक। जैसे ही आप इस मिक्सचर को हीट करोगे तो होता क्या कि वाटर जो है इवोपरेट हो जाएगा और फाइनली इसमें आपको क्या मिल जाएगा, डाई मिल जाएगा। तो याद ये रखना है कि अगर ब्लू इंक में से डाई और वाटर को सेपरेट करना है तो हम यूज करेंगे इवोपरेशन। बस आपको यही याद रखना है कि अगर ऐसा मिक्सचर है तो किससे सेपरेट करेंगे, क्वेश्चन यही आएगा मेरे भाई, ऐसा मिक्सचर है तो कैसे सेपरेट करोगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं वो समझो। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इम्प्योर सैंपल ऑफ कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे प्योर कंपाउंड में, प्योर कंपाउंड में, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योर कंपाउंड ऑफ सैंपल को, एक कंपाउंड है उसका आपके पास इम्प्योर सैंपल है, उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे भाई, प्योर कंपाउंड में, और फाइनली हमको लास्ट में उसके क्रिस्टल मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, क्रिस्टल। देखिए इसका जो एग्जांपल है वो है ऑब्टेनिंग
crystal of obtaining crystal of pure CuSO4 from impure CuSO4। ठीक है, आपके पास क्या है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, उससे आपको क्या बनाना है, प्योर कॉपर सल्फेट बनाना है। तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे। अब कैसे प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आप प्राप्त करोगे उसको अपन ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास इम्प्योर CuSO4 का आपके पास जो भी कंपाउंड है, इम्प्योर CuSO4 है, उसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिसोल्व करेंगे। ठीक है, वाटर में डिसोल्व कर दिया तो होगा क्या कि जो CuSO4 है वो तो वाटर में डिसोल्व हो जाएगा। CuSO4 में कुछ ऐसी इंप्योरिटी जो वाटर में डिसोल्व नहीं होंगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वो जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे। तो ऐसी इंप्योरिटी जो वाटर में डिसोल्व नहीं थी वो एज अ रेसिड्यू हमें मिल जाएंगी। ठीक है, और CuSO4 का जो सॉल्यूशन है वो हमें फिल्ट्रेट के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, अब आपके पास फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट समझ रहे हो ना, फिल्टर पेपर से जो पास होता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो अब आपके पास आ चुका है फिल्ट्रेट, क्या आ चुका है भाई, फिल्ट्रेट। तो हम उसको क्या करेंगे वो समझो। देखो ये आपके पास चाइना डिश है। ठीक है, हम क्या करेंगे वो समझो कि भाई जो आपका फिल्ट्रेट था, ठीक है, जिसमें क्या है CuSO4 और वाटर का एक मिक्सचर है। अब हमें CuSO4 और वाटर के मिक्सचर से CuSO4 के क्रिस्टल बनाने, तो हम कैसे बनाएंगे वो समझो। देखो यहां पे फिल्ट्रेट में हमारे पास है CuSO4 प्लस वाटर। ठीक, हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को हीट करेंगे और मिक्सचर को हीट करने के साथ साथ हम इस मिक्सचर को एक ग्लास रोड से हिलाते रहते हैं। ठीक है, और आप क्या करोगे, तब तक हीट करोगे जब ग्लास रोड पे हल्के हल्के क्रिस्टल ना बनने लगे। जैसे ही ग्लास रोड पे हल्के हल्के क्रिस्टल बनेंगे तो ये जो हीटिंग है हम स्टॉप करेंगे। ठीक, और इस चाइना डिश को हम एक ऐसे बाथ में रखेंगे जो कि ठंडा है। तो कुछ समय बाद हमें क्या मिलेगा, हमें प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। ये चीज क्लियर। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास इम्प्योर CuSO4 है और अगर उससे आपको प्योर CuSO4 के क्रिस्टल प्राप्त करने हैं तो हम क्या करते हैं भाई, क्रिस्टलाइजेशन। यहां तक की कहानी क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, अच्छा ये रखना कि लास्ट में जो क्रिस्टल मिलते हैं ना उनको हम फिल्टर पेपर से ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखना क्रिस्टल मिल जाएंगे आपको लास्ट में। नेक्स्ट देखिए इसका एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या है वो समझो, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, जो सी वाटर से हमें सॉल्ट मिला है वो इम्प्योर होता है, तो अगर आपको इम्प्योर सॉल्ट से प्योर सॉल्ट प्राप्त करना है तो आप किसका यूज करोगे, क्रिस्टलाइजेशन का। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फिटकरी जिसको बोलते हो फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो फिटकरी का आपके पास इम्प्योर सैंपल है, अगर उससे आपको प्योर फिटकरी प्राप्त करनी है तो आप किसका यूज करोगे, क्रिस्टलाइजेशन का। ये याद रखना कि जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योर सैंपल ऑफ कंपाउंड से कंपाउंड के प्योर क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। बढ़े आगे, चलिए ठीक है सर, समझ में आ रहा है, बढ़िया। बाय क्रोमेटोग्राफी, बहुत शानदार। देखो क्रोमेटोग्राफी क्या है वो समझो। क्रोमेटोग्राफी जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सोल्यूट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर या फिर किसी डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट से, ठीक है, या फिर किसी सॉल्यूशन से। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सॉलिड को सेपरेट करेंगे सॉल्यूशन में से। क्लियर। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करेंगे किससे, सॉल्यूशन से। तो हमारे पास जो सिलेबस में जो एग्जांपल है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या भाई, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं वो समझो। जैसे अगर हम बात करें ब्लैक इंक की, ठीक है, तो ब्लैक इंक जो है ये मिक्सचर होता है किसका, डाई का। ब्लैक इंक जो है ये मिक्सचर किसका होता है भाई, डाई का। डाई ऐसे सब्सटेंस है जो चीजों को कलर इंपार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ब्लैक इंक में जो डाई प्रेजेंट है उनको सेपरेट करना है। ब्लैक इंक में जो डाई प्रेजेंट है उसको क्या करना है, सेपरेट। तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी का। अब कैसे यूज करते हैं, कैसे क्रोमेटोग्राफी में चीजें होती है वो समझो। देखो सबसे पहले हमने क्या करा वो समझो। ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये जो बेस है इससे हम क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देते हैं। इस बेस से ऊपर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर चल के हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के सेंटर पे हम एक स्पॉट बनाएंगे जो कि किसका होगा, ब्लैक इंक का। अच्छा याद रखना ब्लैक इंक जो है मिक्सचर है डाई प्लस वाटर का। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक इंक में जो डाई है उनको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे वो समझो। इस
लाइन के सेंटर पे हम क्या बनाएंगे, एक स्पॉट बनाएंगे ब्लैक इंक का, और ये जो स्पॉट है अब इसको हम ड्राई होने देंगे। ठीक है, ड्राई होने के बाद क्या करते हैं हम कि ये ग्लास जार है, इसमें हमने लिया है वाटर, और ये जो फिल्टर पेपर था इसको हम इसमें रख देंगे, और इस तरह से रखना है कि ये जो लाइन है ना ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, ये वाली जो लाइन है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब होगा क्या वो समझो, देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कैपिलरी एक्शन, तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन होगा क्या कि जो वाटर ये फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर जाएगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन जो वाटर है ये फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर जाएगा, और जब वाटर फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो ब्लैक इंक में जो डाई प्रेजेंट है वो भी ऊपर की ओर जाएंगे, ब्लैक इंक में जो डाई प्रेजेंट है वो भी ऊपर की ओर जाएंगे। कुछ डाई ऐसे होते हैं जो वाटर में मोर सोल्यूबल होंगे, और कुछ डाई ऐसे हैं जो वाटर में लेस सोल्यूबल होंगे। तो ऐसे डाई जो वाटर में मोर सोल्यूबल है वो हमें ऊपर मिलेंगे, और ऐसे डाई जो वाटर में लेस सोल्यूबल है वो हमें कहाँ मिलेंगे, नीचे। तो फाइनली कुछ घंटों बाद आपको देखो 3 कलर की डाई देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ये हो गया आपका भाई ग्रीन, ठीक है, ये हो गया आपका पिंक, और ये क्या हो गया आपका ब्लू। ये चीज क्लियर। तो आपने क्या करा, ब्लैक इंक में जो डाई थी उनको सेपरेट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, सॉलिड को सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन में से। यहां तक क्या नहीं क्लियर, बढ़े आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अब सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन क्या है वो समझो। देखो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं। देखो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो वेपर हमें मिलेंगे उनको हम कलेक्ट करके ठंडा कर लेंगे। डिस्टिलेशन में हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, जो वेपर मिलेंगे उनको हम कलेक्ट करके क्या कर लेंगे भाई, ठंडा। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग अलग है। ठीक है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग है, थोड़ी देर में आपको क्लियर करता हूं। देखिए डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। ये चीज क्लियर, ये मैं आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, तो हम इसे किससे सेपरेट करेंगे, थ्रू डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन के थ्रू कैसे सेपरेट करोगे वो समझो। देखो भाई ये आपके पास, ठीक, ये आपके पास एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, आपने क्या करा, इसमें मिक्सचर लिया है, और मिक्सचर किसका भाई, सॉल्ट और वाटर का। आप इसे सेपरेट करना चाहते हो तो कैसे सेपरेट करेंगे वो समझो। जब हम इस फ्लास्क को हीट करेंगे, ठीक, तो वाटर के वेपर बनेंगे। ठीक, वेपर जो यहां से पास होंगे, वेपर ये कंडेंसर होता है। ठीक है, वेपर यहां से पास होंगे, जब वो कंडेंसर में से पास होंगे तो कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होकर वेपर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो सारा का सारा वाटर जो है पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर जब यहां से पास होंगे तो कंडेंसर उनको क्या करेगा, कंडेंस करके किसमें कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, यहाँ पे हमें वाटर मिलेगा, और यहाँ पे केवल क्या रहेगा आपके पास, NaCl। ये चीज क्लियर। तो अगर NaCl और वाटर को आपको सेपरेट करना है तो हम किससे सेपरेट कर सकते हैं मेरे भाई, डिस्टिलेशन से। सर अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, तो ध्यान सुनना भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। देखो अब हमारे पास है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। अब आपके पास 2 लिक्विड है, उनको आप क्या करना है, सेपरेट। तो इसमें भी देखो 2 चीजें, या तो वो दोनों लिक्विड एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे, जिसे हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। क्या बोलते हैं भाई, मिसिबल लिक्विड। ठीक है, जिसका इसका एग्जांपल हो गया जैसे अल्कोहल प्लस वाटर। या फिर दोनों लिक्विड जो एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होंगे, मतलब उन्हें बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड, इसका एग्जांपल हो गया जैसे मान लो पेट्रोल प्लस ऑयल। ठीक, ये चीज क्लियर। तो 2 तरह से आप चीजें फिर करोगे। अगर मिसिबल लिक्विड है और इमिसिबल लिक्विड है तो दोनों के लिए प्रोसेस जो अलग अलग होगी। लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो 2 चीजें होंगी, दोनों लिक्विड जो या तो एक दूसरे में घुल जाएंगे जिसे हम बोलेंगे मिसिबल लिक्विड, या फिर दोनों लिक्विड एक दूसरे में नहीं घुलेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड। और अगर इमिसिबल लिक्विड है तो हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल का। किसका यूज करते हैं मेरे भाई, सेपरेटिंग फनल का। तो अभी तो ये याद रखना कि अगर इमिसिबल लिक्विड है तो आप उसको किससे सेपरेट करोगे, सेपरेटिंग फनल से। बढ़ेंगे कैसे सेपरेट करते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। देखो फर्स्ट जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हम मिसिबल लिक्विड के लिए लगाएंगे, और बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, और सेपरेटिंग फनल जो हम किसके लिए लगाएंगे, इमिसिबल लिक्विड के लिए, मतलब जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। चलिए तो अब फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है भाई, क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ध्यान सुनना। अच्छा ये तो डिस्टिलेशन ही आपका, ठीक है, डिस्टिलेशन में बता चुका हूं।
चलो हमें पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा ये याद रखना पर आप लोग कि अगर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, अगर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर तो हम उससे किससे सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशन से। ठीक, चलिए आगे चलते, हमारा जो काम का वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं वो समझो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, पहले ये देख लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है वो समझो। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पहले सेटअप देख लो। ये स्टैंड है आपका, ठीक है, ये जो आपका फ्लास्क है, इसमें आपने क्या लिया है, इसमें आपने लिया है इथेनॉल प्लस वाटर। अगर हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है मेरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास ये मिक्सचर है, इसको आपको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे वो समझो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम यूज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। इसका यूज करते हैं भाई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। सर इसका यूज क्यों करते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है उसको कम करेगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम करेगा। कम कैसे करता है पहले वो समझो। देखो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, ये ग्लास की ट्यूब होती है। ये क्या होती है भाई, ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर आप रखते हो ग्लास बीड। क्या रखते हो, ग्लास बीड, मतलब इसमें हम ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े फिल करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम होगा। अब सेपरेट कैसे करोगे मिक्सचर के वो समझो। होगा क्या, ये याद रखना कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये ठंडा होता है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या होता है भाई, कूल होता है, ठीक है, ठंडा होता है। अब आपने क्या करा कि इस मिक्सचर को हीट करा, जिसमें क्या है, इथेनॉल है और वाटर है। तो देखिए जैसे टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ठीक, तो किसके वेपर बनेंगे, अल्कोहल के वेपर बनेंगे। वेपर जो है धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेंगे ऊपर वाले हिस्से पे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर वाले हिस्से पे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो ऊपर वाला हिस्सा वो ठंडा होता है। तो वो होगा क्या कि जो ऊपर वेपर पहुंच रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो अपर वाला हिस्सा है वो वेपर को ठंडा कर देगा। वो वेपर को क्या करेगा, ठंडा। और अगर वो वेपर को ठंडा करेगा तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, लिक्विड में। ठीक, अब ये प्रोसेस जो है तब तक चलती रहेगी जब तक अपर वाले पार्ट का जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। देखो जैसे यहां पे टेम्परेचर जो है 78 डिग्री सेल्सियस होगा, सर ये टेम्परेचर यहाँ पे कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा मेरे भाई कि वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो ये जो अपर वाला पार्ट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जैसे टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, तो अल्कोहल के जो वेपर है वो पास होंगे यहाँ से, और यहाँ से पास होने के बाद हम उससे पास करते कंडेंसर से। कंडेंसर क्या करेगा कि अल्कोहल के जो वेपर है उनको क्या कर देगा, ठंडा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्योर अल्कोहल। ये चीज क्लियर। अब देखो जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि वाटर के वेपर बनेंगे, ठीक है, वाटर के वेपर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, पर ये वाला जो है ना ये क्या है, ठंडा, तो ये क्या करेगा कि वाटर के जो वेपर है उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और ये प्रोसेस तब तक होगी जब यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना हो। जैसे यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, तो वाटर के वेपर बाहर निकलेंगे, उनको हम कंडेंसर से पास करेंगे। कंडेंसर वाटर के वेपर को ठंडा करेगा और हमें वाटर अलग मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, अल्कोहल अलग मिल जाएगा। तो याद रखना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम यूज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और अगर अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। ये भी याद रखना कि जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसका काम होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम करना। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखो, सेपरेशन ऑफ एयर कंपोनेंट फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, जैसे एयर की बात करें तो एयर भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है, तो अगर एयर की बात करें तो एयर में तीन चीजें मेनली होती हैं। एक होता है नाइट्रोजन, ठीक है, एक होता है भाई आपका आर्गन, और एक क्या होता है ऑक्सीजन। तो अगर आपको एयर के कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, लिक्विड एयर। अब लिक्विड एयर का हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो हमें सबसे पहले मिलेगा। तो देखो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, माइनस के 186 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, माइनस के 183 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका भाई ऑक्सीजन का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, नाइट्रोजन का। तो जब हम एयर को उनके कंपोनेंट में सेपरेट करेंगे तो सबसे हमें पहले क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, देन क्या मिलेगा, आर्गन, देन क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ये चीज क्लियर। तो ये याद रखना कि अगर आपको एयर को
उसके कंपोनेंट में सेपरेट करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। ठीक, तो सेपरेटिंग फनल का यूज हम तब करेंगे जब दोनों लिक्विड कैसे हो, इममिसिबल, मतलब वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो देखिए हमारे पास केरोसिन है, केरोसिन ऑयल है, ठीक है, और वाटर है। तो भाई केरोसिन ऑयल, ठीक है, और वाटर जो है ये इममिसिबल लिक्विड है। अगर ये इममिसिबल लिक्विड है तो हम इसे किससे सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग फनल से। देखिए ये आप सेपरेटिंग फनल देख रहे होंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए मिक्सचर को इसमें रख देते हैं, कुछ समय बाद क्या होगा कि इन दोनों के बीच एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या बन जाएगी भाई, एक लेयर। ठीक, ये लेयर बन गई। अच्छा ये याद रखना कि जिसकी डेंसिटी कम है, ठीक, जैसे अगर बात करें केरोसिन और ऑयल में, तो केरोसिन की जो डेंसिटी है, केरोसिन ऑयल और वाटर में केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी वो कम है और वाटर की डेंसिटी जो वो ज्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी कम है वो फनल में नीचे की ओर होगा, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ, जिसकी डेंसिटी कम है वो फनल में ऊपर की ओर होगा, ठीक, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो फनल में नीचे की ओर। सिंपल सा तरीका भाई, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो फनल में नीचे की ओर होगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो फनल में ऊपर की ओर होगा। ठीक, तो एक लेयर बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉप कॉक है इसको अपन ओपन करेंगे और सारे वाटर को हम अलग से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक हम सेपरेट कर लेंगे। फिर जैसे हमें ये पूरा सेपरेट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सेकंड बीकर में क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, केरोसिन ऑयल को। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दो इममिसिबल लिक्विड है तो उसको आप किससे सेपरेट करते हो, सेपरेटिंग फनल से। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे मिलेगा हमें और वो पहले सेपरेट होगा, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है वो ऊपर होगा और वो बाद में सेपरेट होगा। ये चीज क्लियर? बढ़े आगे। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे मिलेगा और वो पहले सेपरेट होगा, जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा और वो बाद में सेपरेट होगा। ठीक, चलो भाई, तो ये था आपका, शायद खत्म ही हो गया बस। अब हम आ चुके हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। ठीक, सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। तो भाई चलो क्वेश्चन का सिलसिला चालू होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने एक बार पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अरे भाई पहला क्यों गायब हो रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो भाई, क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी में जो चीजें आएंगी मैं बता दूंगा आपको। देखो ये मैंने आपको बताया था, मैंने क्रिस्टल ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट is placed at the bottom of water in a beaker. The water in the whole beaker turns purple on its own. तो ये तो आपको बताया था। इसको आप क्या बोलते हो भाई, डिफ्यूजन। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में सारी चीजें कराई है, थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड्स। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओनली गैसेस बिहेव एज फ्लूइड्स। तो मैंने आपको बताया था कि गैस और लिक्विड, ठीक है, फ्लूइड्स का मतलब होता है सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो गैस और लिक्विड ये दोनों फ्लो हो सकते हैं, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। तो ये याद रखना कि गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव एज फ्लूइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए भाई, थर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है, a few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between their particle, which one of the following represent the correct arrangement। तो देखो अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, इससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम किसमें होता है मेरे भाई, गैस में। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन जो है ये गैस है, ठीक है, वाटर कैसा है भाई, लिक्विड, और शुगर कैसा है, सॉलिड। तो आपसे क्या पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। तो आपको क्या करना है कि कंटेनर में हाइड्रोजन गैस लिया आपने, उनके मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ानी है। तो क्या कंडीशन होगी, देखिए, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन अ क्लोज वेटर, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज वेसल या क्लोज कंटेनर। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो और पास पास में जाएंगे तो डिस्टेंस तो बढ़ी नहीं। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड ऑप्शन, सम हाइड्रोजन गैस लीक आउट ऑफ द कंटेनर। हाँ, इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अगर गैस बाहर निकल गई तो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। थर्ड ऑप्शन, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आप कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो इसमें भी क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। एडिंग मोर हाइड्रोजन, नहीं इसमें नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप और हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो मॉलिक्यूल और पास पास में जाएंगे। तो भाई करेक्ट आंसर जो है सेकंड एंड थर्ड है। सेकंड एंड थर्ड किसमें भाई, सी में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
आउट ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर विच कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड किसको बोल सकते हो? देखो कार्बन जो है ये सॉलिड होता है, सल्फर भी सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है गैस है, फॉस्फोरस क्या है? सॉलिड। तो हम फ्लूइड किसको बोलेंगे? सी को, ऑक्सीजन को। याद रखना, जो आपका लिक्विड है और जो गैस है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। नेक्स्ट देखो भाई, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड वाज प्रोवाइडेड बाय। अच्छा ये याद रखना, मैंने आपको बताया था कि मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। याद है क्या? मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। और ये हमें किसने बताया था? हमें बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। भाई याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो शेप फिक्स्ड नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर शेप फिक्स्ड नहीं है और वॉल्यूम फिक्स्ड है मतलब लिक्विड की बात हो रही है। क्रिप्टॉन जो है ये गैस है, ठीक है, केरोसिन जो है ये लिक्विड है, कार्बन स्टील सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान सुनना, ठीक है? पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक, चलिए देखिए क्या बताना हमको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये तो सही है, ये क्या है भाई? सही। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अदर। हाँ, अट्रैक्ट करते हैं, ये भी मैंने बताया था। द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। नहीं, यही गलत है। हर एक मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस मोशन में है। और ये क्या बोल रहा है कि कुछ मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में है, कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? गलत। ये देखो, द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाँ, इसमें भी ये ध्यान रखना कि भाई गैस के बीच में स्पेस जो है, गैस के जो पार्टिकल है उनके बीच स्पेस ज्यादा होता है और सॉलिड के जो पार्टिकल है उनके बीच स्पेस कम होता है, लेकिन स्पेस तो होता ही है। तो भाई 8 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन अ गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर। ये तो मैंने कराया था तुमको, ठीक है? तो रेड ब्राउन कलर हो जाता है। तो आपको क्या बताना है? स्टेटमेंट कौन सा? अच्छा, इससे प्रूफ क्या हुआ? तो इससे प्रूफ क्या हो समझो। मैंने आपको बताया था कि एयर और ब्रोमीन वेपर में, ब्रोमीन वेपर जो वो हेवी होते हैं, ठीक है, और जो एयर के पार्टिकल वो थोड़े लाइट होते हैं एज कंपेयर टू ब्रोमीन वेपर। तो एयर इज हेवियर देन ब्रोमीन। नहीं, ये तो गलत है। बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैव सेम डेंसिटी। सेम डेंसिटी नहीं होती। ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर। हाँ भाई, ये सही है, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे यही पता चला कि ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर। ब्रोमीन कैन नॉट बी हेवियर देन एयर बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वो अपर डायरेक्शन में इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहां पे ब्रोमीन वेपर की जो वेलोसिटी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो बहुत ज्यादा थी। चलिए आगे चलते, सब थ्योरी में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। अच्छा, ये याद रखना कि सॉलिड में जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल, वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं, कुछ इस तरह। द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। यही गलत है। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। अच्छा, सी और डी को भी पढ़ लेते हैं। द मॉलिक्यूल इन गैस exert negligible small force on each other except during collision। हाँ, ये सही है। molecules of gas occupy all the space available। जिस भी कंटेनर में आप गैस को रखोगे तो वो गैस क्या करेगी? उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेरे भाई बी। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ मैटर। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लाज्मा जो है मैटर की 4th स्टेट है, ठीक है। प्लेटलेट्स, नहीं ये नहीं है, ठीक। बीएससी है क्या? बीएससी है तो बीएससी नहीं है। बीएससी का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड किसमें? सी में। तो सही आंसर हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, दिस वन इज। तो आपको ये बताना है कि इसमें से किसका सब्लिमेशन नहीं होगा। ये सब बताएगा थ्योरी में। भाई आयोडीन का सब्लिमेशन होता है, सोडियम क्लोराइड का सब्लिमेशन नहीं होता, अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन होता है, कैम्फर का सब्लिमेशन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि बी सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड का सब्लिमेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट। तो इसमें से कौन सी प्रोसेस में हीट रिलीज होगी? देखो,
कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, और जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो जो हीट है वो रिलीज होगी। हीट क्या होगी भाई? रिलीज। वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, और अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो अपने आप तो नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, जो हीट है वो क्या होगी भाई? एब्जॉर्ब। फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग का मतलब, हाँ, फ्रीजिंग का मतलब लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना? सॉलिड में। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो जो हीट है वो क्या होगी मेरे भाई? रिलीज। और मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड का कन्वर्ट होना किसमें? मेल्टिंग। हाँ, सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में। अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो हीट है वो क्या होगी? एब्जॉर्ब। तो हमें क्या पूछा था भाई? रिलीज। तो फर्स्ट और थर्ड में जो हीट है वो रिलीज होगी, तो फर्स्ट और थर्ड किसमें भाई? सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 14। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज, द टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू। तो भाई देखो डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर दिया है? -88 डिग्री सेल्सियस। आपको किसमें बताना है? केल्विन में। तो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो हमारे पास कितने डिग्री सेल्सियस है? -88 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू -88 प्लस 273। इसको आप सॉल्व कर लो। देखो 273 कितना माइनस करना है? 88। तो ये 13 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे भाई? 5। और फिर आपका 16 में से 8 गए तो 8, तो 185 आ रहा है किसमें? सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी, 185 केल्विन। मतलब -88 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 185 केल्विन के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। When heat is constantly supplied by a gas burner with a small flame to melt ice, then the temperature of ice during the melting। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो आइस है, इसको आप हीट दे रहे हो, आइस को हीट दोगे तो ये मेल्ट होगी, मतलब ये क्या बनाएगी भाई? लिक्विड बनाएगी। और अगर ये लिक्विड बनाएगी तो आपसे उसने ये पूछा है कि जो टेम्परेचर ऑफ आइस जो है, जब आप आइस को हीट दे रहे हो तो जो टेम्परेचर ऑफ आइस है वो क्या होगा? पहला क्या है? इंक्रीज वेरी स्लोली, डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, फर्स्ट रिमेन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज टू फॉर्म लिक्विड वाटर। अब ध्यान सुना, इसका आंसर क्या होगा? आपको मैंने पढ़ाया था लेटेंट हीट। क्या पढ़ाया था भाई? लेटेंट हीट। तो ध्यान सुनना, बहुत प्यारी बात बोलने जा रहा हूं। लेटेंट हीट में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट में जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। पहले इसको मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर रिमेन सेम या फिर कांस्टेंट। तो पहली चीज तो याद रखना कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। लेटेंट हीट याद है ना, किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो देखिए आइस से आइस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप? लिक्विड में। तो यहां पे हमें देनी पड़ेगी लेटेंट, क्या देनी पड़ेगी? हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो होगा क्या कि जब आप आइस को हीट दोगे, ठीक, तो आइस का जो टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहेगा। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, आइस को आप हीट दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, मतलब इंक्रीज होगा। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? इसका एक्सप्लेनेशन है, सुनो, ध्यान सुनो। देखिए आइस जो है इसमें कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, और उन मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उन मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होगा क्या कि जब आप आइस को हीट दोगे तो जो हीट आप दे रहे हो वो मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में यूज हो जाएगी। आइस जो है इसमें मॉलिक्यूल्स हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो जो हीट आप दे रहे हो वो हीट आइस के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करने में यूज होगी। और अगर आपने आइस दी और वो यूज हो गई तो इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही तो रहेगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसे भी समझ सकते हो, लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करो? वेपर में। तो यहां आपको देनी पड़ेगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि जो हीट आप दोगे, ठीक है, वो हीट क्या करेगी? लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करने में यूज होगी। और अगर वो हीट यूज हो गई तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ले दे के आपको ये याद रखना है कि लेटेंट हीट में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो गया डज नॉट इंक्रीज एट ऑल। बढ़े आगे, चलिए भाई 15 का आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस देन इट।
तो देखो हमारे पास क्या वाटर मतलब लिक्विड, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, और अगर लिक्विड आइस में कन्वर्ट होगा तो वो हीट रिलीज ही करेगा, रिलीज सम हीट, ठीक है, कुछ हीट जो है वो रिलीज कर देगा। अच्छा सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो हीट क्या करेगा भाई, एब्जॉर्ब करेगा ना, तभी तो कन्वर्ट होगा। चलिए बड़े आगे, तो 16 का आंसर क्या हो गया भाई, बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर देन द टेम्परेचर, ये तो अभी बताया था, ठीक है, राइजेज वेरी स्लोली, नहीं, डज नॉट राइज एट ऑल, ठीक है, टेम्परेचर जो वो क्या रहता है भाई, कांस्टेंट। ये याद रखना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन दोनों में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। बढ़े आगे, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18, बहुत सारे क्वेश्चन है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है बेटा 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाँ फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है ना भाई, 3.34 इंटू 10⁻, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक। देखो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो 33.4 है, पर हमारे पास आंसर में क्या 3.34। अच्छा ये ध्यान रखना कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 33.4 इंटू 10⁻4 जूल पर केजी, इसको लिख सकता हूँ ना मैं भाई। मैंने क्या करा, इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दिया, जब मैं डेसिमल को आगे शिफ्ट करूंगा तो यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक। क्योंकि होगा क्या कि आपको ये आंसर तो याद था, पर आप हड़बड़ाहट में क्या करोगे कि भाई यहाँ पे 10⁻5 है, यहाँ पे भी 10⁻5 है, तो यही सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या है भाई, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बड़े बहुत शानदार क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, आपको ये बताना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें से कौन सी चीज बढ़ेगी। देखिए डिफ्यूजन जो है टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ता है, इवेपोरेशन भी बढ़ता है, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैस जो है कम होगा, कंप्रेशन ऑफ गैस कम होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, कंप्रेशन ऑफ गैस जो है कम होगा, नहीं हटाओ इसको, सॉल्युबिलिटी भी घट जाती है, ठीक है। इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा, एक्सपांशन ऑफ गैस ये भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा और एक्सपांशन ऑफ गैस ये भी बढ़ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, अरे ये तो हमें सर छोटी क्लास में पढ़ा था, अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जो टेम्परेचर है वो कम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इफेक्ट जब आप मैटर की स्टेट चेंज करते हो दो तरह से कर सकते हो, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। तो अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, ये सारी थ्योरी में पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा भाई, लो टेम्परेचर लो प्रेशर नहीं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर नहीं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बिल्कुल यही सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए भाई 21, ड्यूरिंग समर डेज वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट मतलब मटका बिकम अ कूल बिकॉज ऑफ फिनोमिना ऑफ, अरे ये भी सर आपने बताया था, क्यों होता है ऐसा, ऐसा होता है भाई इवेपोरेशन, आपको ये बताया था कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन होगा तो चीजें ठंडी हो जाएंगी, याद है मटके वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मटके में पानी ठंडा हो जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22, अरे ये तो अभी कराया था, ये आप लोग कर लोगे क्या, एक बार बता देता हूं, देखो फटाफट। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, 38 डिग्री सेल्सियस 38 मतलब 273 जोड़ना है इसमें, तो ये हो जाएगा भाई कितना, देखो 273 कितना जोड़ना है 38, तो 11, ठीक है, और ये हो जाएगा 11 311, और फिर अब ये जोड़ दो 66 273 और 66 कितना हो जाएगा भाई 9, और ये 13 339, तो भाई 298, ये तो ए करेक्ट है, और क्या ये बताया ना, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्लियर है मेरे भाई, बढ़े आगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग समर डेज, अरे 21 पे वापिस, चलो भाई 23, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट, अरे ये भी पता है सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में या फिर गैस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, फ्यूजन का मतलब बोलो बोलो बोलो, याद है कि नहीं, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का किस में कन्वर्ट करना होना, गैस में, और फ्रीजिंग का मतलब होता है, बोलो फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, हाँ लिक्विड का कन्वर्ट होना आपका सॉलिड में, उसको क्या बोलोगे, फ्रीजिंग। फ्यूजन याद है कि नहीं, फ्यूजन याद नहीं हो तो पता होना चाहिए, ठीक है, सब पढ़ा चुका हूं थ्योरी में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, तो भाई ये तो मैंने पढ़ा आपको, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर डिक्रीजिंग इन सरफेस एरिया, नहीं सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाएगा,
इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर सरफेस एरिया कम कर दो, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, नहीं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइज इन टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने से और टेम्परेचर बढ़ाने से ये दोनों कंडीशन में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या बोल रहा है वो समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज, आपको ये बताना है कि अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज एब्जॉर्ब, अच्छा अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और आप मैटर की स्टेट चेंज कर रहे हो या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस कर रहे हो तो होगा क्या कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट। बताया था ना, लेटेंट हीट, क्योंकि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। चलिए भाई 25, ठीक है 25 देखो, 25 क्या वो समझो। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इंटर्स और बॉडी सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लीव्स द बॉडी सेल बाय द प्रोसेस ऑफ, हाँ तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक, ये चीज क्लियर, डिफ्यूजन में चीजें जो है वो हायर टू लोअर फ्लो होंगी। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो देखिए ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो एलिमेंट है, जर्मेनियम की हम बात करें तो ये भी क्या है एलिमेंट, सिलिका अगर बोल रहा है तो वो SiO2 है और SiO2 जो है कंपाउंड होता है। SiO2 क्या होता है मेरे भाई, कंपाउंड। याद रखना कि जो ग्लास है उसमें क्या होता है SiO2 और सिलिकॉन मतलब Si, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, C। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर एन इंसुलेटर। अच्छा ये पूछ रहा है कि अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इंसुलेटर भी नहीं है, इसका मतलब आपसे बात कर रहा है सेमीकंडक्टर की। किसकी बात कर रहा है भाई, सेमीकंडक्टर की। और इन सभी में जो सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम होता है, आपने पढ़ा होगा जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई, जर्मेनियम। चलिए भाई 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। अच्छा इज नॉट अ मिक्सचर, आपको बताना है कि इसमें कोई मिक्सचर, कौन मिक्सचर नहीं है। केरोसिन तो मिक्सचर होता है, एयर भी क्या होता है मिक्सचर, एल्कोहल कंपाउंड होता है, ये क्या होता है भाई, कंपाउंड, मतलब ये मिक्सचर नहीं है और ये मिक्सचर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चलो भाई आ जा क्वेश्चन नंबर 30, द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा एस। ठीक है, देखो बेकिंग सोडा का मतलब होता है NaSCO3, इसको आप क्या बोलते हो भाई, बेकिंग सोडा। और अगर हम बात करें सोडा एस की, सोडा एस का मतलब होता है Na2CO3। तो इनमें देखो सोडियम तो कॉमन है, कार्बन भी कॉमन है, ऑक्सीजन भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है इसमें, कॉमन हाइड्रोजन नहीं है। नॉट कॉमन पूछा ना, नॉट कॉमन मतलब क्या हो जाएगा भाई, द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड ऑक्सीजन कार्बन एल्कोहल पेट्रोल, ये क्या हो गया। ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन थोड़े इधर उधर है, इसमें आप चेंज कर लेना, इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक, क्योंकि इनमें कॉमन क्या नहीं है, तो इनमें कॉमन हाइड्रोजन नहीं, बाकी तीनों एलिमेंट कॉमन है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इस मेलेबल एंड डक्टाइल बेस्ट डिस्क्राइब्स। तो आपको बताया था कि मेटल जो है वो मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी। समझ में तो आ रहा है ना, सारी थ्योरी पढ़ाई आपको, थ्योरी पढ़ाई उसके बाद क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, चलिए 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटलॉइड। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है। ठीक, तो आपको मेटलॉइड की ट्रिक बताई थी। ठीक है, बस्सी, गेली, ऐश्वर्या से, सब, टीपो, भाई चेक कर लो कौन सा मेटलॉइड नहीं है। तो देखो बोरॉन तो है, जर्मेनियम भी है, गैलियम 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 गैलियम, अरे गेली गेली, हाँ गेली जो है ये मेटल होता है। और आपसे पूछा था कि मेटलॉइड कौन नहीं है, तो A, C और D ये तो मेटलॉइड है। ठीक है, और B क्या भाई, मेटल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, B। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द एलिमेंट विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो आपको ये बताना है कि कौन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मर्क्यूरी लिक्विड, क्लोरीन जो है गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन जो है सॉलिड, मर्क्यूरी लिक्विड। ठीक है, मर्क्यूरी कैसे भाई, लिक्विड। ब्रोमीन की बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और मर्क्यूरी भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा मेरे भाई डी। बढ़े आगे, चलो यहां तक देख लो, 33 हो गए, अभी और क्वेश्चन बाकी। ठीक है, टाइम देख लेते हैं, 3:50। चलिए भाई आगे चलते हैं। When a mixture of iron powder and sulfur is heated strongly to form iron sulfide, then heat energy is, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आयरन और सल्फर इसका मिक्सचर है। ठीक है, अच्छा ये याद रखना कि ये येलो कलर का होता है आपका
और ये जो है लाइट ग्रीन होता है। कैसा होता है भाई? लाइट ग्रीन। ठीक, जब इसको आप हीट करोगे तो आपको एक ब्लैक कलर का मिक्सचर मिलेगा, ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलेगा, जो कि होता है आयरन सल्फाइड। क्या होता है भाई? आयरन सल्फाइड। तो पहले क्या होगा, हीट करने के लिए आप इसे हीट दोगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और जब कुछ कंपाउंड बनता है तो इनके बीच बॉन्ड बना होगा, और बॉन्ड बना होगा तो हीट एनर्जी, मतलब जो एनर्जी वो रिलीज हुई होगी, हीट जो है वो रिलीज हुई होगी। तो फर्स्ट एब्जॉर्ब देन रिलीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी। बढ़े आगे, चलिए 35। The property oblique properties which enable copper metal to be used for making electrical wire। ठीक है, कि भाई आप कॉपर के क्या बनाते हो? इलेक्ट्रिकल वायर। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है सी, कॉपर मेटल इज डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल का मतलब ये होता है कि कॉपर को हम हैमर से पीट कर थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो भी बहुत कम होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 36। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी। मिल्क क्या होगा? तो मिल्क होगा मेरे भाई एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिल्क क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए भाई कंपाउंड और एलिमेंट तो हो गई नहीं। 37, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के लिए कहां गया? गायब हो गया। 37, प्योर सब्सटेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना था। प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। हाँ ठीक है, प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर नहीं, गलत, हटाओ। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सही है भाई। प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय ऑल एलिमेंट अदर निकल, अदर देन निकल। नहीं, निकल भी तो एलिमेंट है, निकल एलिमेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड किसी में दिख रहा है क्या? फर्स्ट और थर्ड दिख रहा है सर, किसमें? बी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए आगे चलते हैं। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, तो देखो भाई होमोजीनियस बोल रहा मतलब एक जैसी चीज होनी चाहिए। तो आइस में भी क्या, आइस जो है होमोजीनियस होता, केवल H2 होगा। ठीक है, और एयर भी कैसा होता है? होमोजीनियस। लेकिन अगर हम बात करें वुड और सोइल की, वुड और सोइल जो है ये होमोजीनियस नहीं होते, ये क्या होते हैं मेरे भाई? हेट्रोजीनियस। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें? सी में। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि टू केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, एक्स और वाई आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी। तो भाई एक्स और वाई आपस में रिएक्शन कर एक प्रोडक्ट बनाया पी। एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एक्स और वाई को आप सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट। तो देखो एक्स और वाई को अगर आप सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हो तो ये क्या हो जाएंगे? आपके एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई? एलिमेंट। और पी क्या हो जाएगा? आपका कंपाउंड। तो पी इज कंपाउंड, पी इज कंपाउंड। सही है। एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, नहीं भाई, एक्स एंड वाई आर एलिमेंट, ये सही है। पी हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब ये ध्यान सुनना, जो कंपाउंड है उसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ किसमें भाई? डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या वो समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव, ध्यान सुनना, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इज अ सॉलिड फॉर्म, दिस वन इज सॉलिड फॉर्म बताना है। तो देखो बटर की बात करें तो ये इमल्सन है, ये क्या भाई? इमल्सन। अच्छा सॉलिड, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड। अच्छा ये बताना है कि सॉलिड फॉर्म कौन है? सेविंग क्रीम जो है। ठीक है, सेविंग क्रीम की अगर हम बात करें तो ये याद रखना। अच्छा इसका जो आंसर है सॉलिड फॉर्म पूछा ना, तो सॉलिड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका फेज और एक क्या होता है भाई? आपका मीडियम। ठीक है, तो जो आपका फेज है ये गैस होगा और जो मीडियम है क्या होगा? सॉलिड। तो इसमें आपको बताया था ब्रेड, याद है क्या? ब्रेड और स्पॉन्ज। तो ब्रेड क्या हो जाएगा? आपका सॉलिड फॉर्म। ब्रेड क्या हो जाएगा भाई? सॉलिड फॉर्म। अच्छा ये याद रखना, जो सेविंग क्रीम है ये आपका केवल फॉर्म होती है। ये क्या होती है? फॉर्म। मतलब फेज जो है गैस है और मीडियम क्या है? लिक्विड। और अगर रूबी की बात करें तो ये क्या होता है भाई? आपका सॉलिड सोल। ये क्या होता है? सॉलिड सोल। रूबी, रूबी जो है वो क्या होता है? सॉलिड सोल। मतलब फेस और मीडियम दोनों क्या है मेरे भाई? बोलो बोलो, हाँ दोनों क्या है? सॉलिड। ये चीज क्लियर? तो ये याद रखना। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रेड। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्सन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन इमल्सन नहीं है। तो मिल्क है, मिल्क क्या है भाई? इमल्सन है। बटर भी क्या है? इमल्सन। अरे ये तीनों तो इमल्सन है यार। सेविंग क्रीम अभी बताया, सेविंग क्रीम क्या होता है? सेविंग क्रीम बोलो बोलो, हाँ सेविंग क्रीम क्या होता है मेरे भाई? फॉर्म होता है, फॉर्म। बढ़े आगे, चलिए भाई 43 क्लियर है ना? ये क्लियर तो है। देखो मिल्क, बटर और फेस क्रीम ये तीनों किस में आते हैं?
मिल्क बटर और फेस क्रीम जो है ये आपके किस में आते हैं भाई, इमल्सन में। किस में आते हैं, इमल्सन में। लेकिन जो सेविंग क्रीम है, सेविंग क्रीम किस में आएगा, फोम में। अगर मैं फोम बोल रहा हूं मतलब फेस जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका गैस, और मीडियम क्या हो जाएगा आपका लिक्विड। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए 43। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सर ये तो आपने कल ही बताया था कि अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, कि करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो आपसे क्या पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मतलब आपको होमोजीनियस मिक्सचर पहचानना है। सोप सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस, इंक हेट्रोजीनियस, स्टार्च सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस, शुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। बढ़े आगे, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, मतलब किसमें टिंडल इफेक्ट होगा, ठीक है। शुगर एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है, इसमें होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, ठीक है, चलो पढ़ लेते। चोक एंड वाटर मिक्सचर नहीं। पोटास एलम एंड वाटर मिक्सचर, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड वाटर मिक्सचर, हाँ फिटकरी और ये भी हो जाएगा। पोटास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। अच्छा, टिंडल इफेक्ट आपको ये बताना है किसमें टिंडल इफेक्ट होगा, मतलब टिंडल इफेक्ट होगा मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, तो भाई बी करेक्ट है यार। ये क्या होता है, ये होमोजीनियस होता है, होमो होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है मेरे भाई, ये होमोजीनियस होता है, ये भी क्या होता है मेरे भाई, होमोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा वो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 45। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बहुत सारी चीजें ये आपको बताई थी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक सस्पेंशन होता है, याद है क्या, जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है भाई, सस्पेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स विल लीव बिहाइंड अ रेसिड्यू ऑन हीटिंग, दिस वन इज। हाँ तो देखो ब्रोमीन की अगर हम बात करें, अच्छा ब्राइन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। ब्रोमीन बोल रहा मतलब Br2 हुआ, मर्क्यूरी मतलब Hg, एल्कोहल मतलब CH3OH, ठीक है, ये सब प्योर है। लेकिन अगर ब्राइन सॉल्यूशन बोल रहा मतलब वो मिक्सचर है, और अगर मिक्सचर है तो उसमें होगा क्या कि जब आप उससे हीट करोगे तो जो NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे रह जाएगा और वाटर जो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए। 46 का हो गया है। चलिए आगे चलते हैं 47। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड मतलब सॉलिड सोल, दिस वन इज सॉलिड इन सॉलिड। अच्छा सॉलिड इन सॉलिड, अरे ब्रास, ब्रास बताया था ना, ब्रास एलॉय है और एलॉय है किसका भाई, ब्रास पूछा मतलब कॉपर और जिंक, ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड तो ब्रास हो जाएगा। ये याद रखना ब्रास जो है कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, और एलॉय भी क्या है भाई, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट 48। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड। तो सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड जो, अच्छा याद रखना सल्फर जो CH2 में डिसोल्व हो जाता है और डिसोल्व होकर क्या बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, क्लियर। एक और बार बता देता हूं, जो सल्फर है वो CH2 में डिसोल्व हो जाता है और डिसोल्व होकर क्या बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर जो टिंडल इफेक्ट शो कतई नहीं करेगा। अगला देखिए भाई 49। टिंचर ऑफ आयोडीन, अरे सर सब बता रखा आपने, याद रखना इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है टिंचर आयोडीन का मतलब आयोडीन इन एल्कोहल। डी कौन सा एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, इथेनॉल होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 50। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड ग्राउंडनट ऑयल कैन बी सेपरेटेड। तो देखिए मिल्क है और क्या है, ग्राउंडनट ऑयल है, तो ये जो है इमिसिबल होंगे, क्या होंगे, इमिसिबल। अगर ये इमिसिबल होंगे तो हम इससे किससे सेपरेट कर लेंगे, इनको सेपरेटिंग फनल से। किससे सेपरेट करोगे भाई, सेपरेटिंग फनल से। बढ़े आगे, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज द सॉल्वेंट, ठीक है। कहां गया, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि किस मिक्सचर को आप वाटर एज अ सॉल्वेंट सेपरेट नहीं कर सकते। तो देखो कॉपर सल्फेट एंड सेंट, कॉपर सल्फेट जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और सेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इसको सेपरेट कर सकते हो। सेंट एंड पोटासियम फिटकरी, सेंट जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, पोटासियम डिसॉल्व हो जाएगा, इसको भी सेपरेट कर सकते हो। अब देखो शुगर एंड सॉल्ट आ गया, शुगर और सॉल्ट दोनों वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं और दोनों वाटर में डिसॉल्व होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर एज अ सॉल्वेंट हम इस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो 52। द केमिकल विच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ कार्बन पाउडर एंड सल्फर। तो अब देखो कार्बन पाउडर और सल्फर है, तो अपन किसका यूज करेंगे भाई, सल्फर को सेपरेट करना है और कार्बन पाउडर का मिक्सचर है, तो सल्फर किस में डिसॉल्व हो जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का डी। बढ़े आगे 53 पे क्या पूछ रहा है, द डाई प्रेजेंट इन फाउंटेन पेन इंक कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ। चलो बताओ भाई किससे करोगे सेपरेट, डाई को किससे सेपरेट करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, या फिर इंफ्रारेड फोटोग्राफी से। ठीक, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन मतलब ऐसा है कि आप टिक कर, मैक्सिमम चांस है कि गलत टिक करके आओ। देखो अगर हम बात करें किसकी, इंक की, ठीक है, तो इंक जो है ये क्या होता है भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और किसका होता है ये, डाई और वाटर का। मतलब डाई जो ये सॉलिड होता है और ये क्या होता है भाई, लिक्विड। यहां ध्यान सुनना, आप देखो आपको मैंने पढ़ाया था क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या पढ़ा था भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको ये बताया गया था कि हम लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, ठीक है, हाई स्पीड में रोटेट करके। पर आप ध्यान सुनना, मान लो आपके पास सॉलिड है, सॉलिड किस में, लिक्विड में, सॉलिड किस में, लिक्विड में, जैसे यहाँ पे डाई किस में है, वाटर में। तो अगर आपको सॉलिड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको रैपिडली सेपरेट करना है, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को रैपिडली सेपरेट करना है, फटाफट सेपरेट करना है, तो हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या यूज करते हैं भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा सी। क्लियर, ये याद रखना, अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है और उसको आपको रैपिडली सेपरेट करना है तो हम इसका करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए आगे चलते हैं। 54, प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अरे ये भी बताया था, बोलो बोलो हाँ। इसका एग्जांपल है भाई क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या करोगे, इम्प्योर कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल बनाओगे। चलिए आगे चलते हैं। 55, द मटेरियल विच इज एडेड टू वाटर ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आज द वाटर वर्क। ठीक है, तो भाई ये ध्यान रखना कि क्लोरीन यूज करते हैं हम, ठीक, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वाटर में जो बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का। पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। 56, द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड क्विकली इज कॉल्ड। हाँ, तो फटाफट सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी तो बताया था, याद है क्या, सॉलिड किस में, लिक्विड में, और आपको क्विकली सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन कर दो। और सेंट्रीफ्यूगेशन में ये याद रखना कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे मिलेगा, ठीक, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर मिलेगा। 57, नेप्थिलीन। अरे नेप्थिलीन आ गया भाई, नेप्थिलीन आ गया सर, मतलब ये सब्लिमेशन से सेपरेट होगा। कई ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, 57 का क्या हो गया, ए। चलिए भाई 58, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको बताया था, अगर नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन, तो कितना होता है भाई इसका, -196 डिग्री सेल्सियस, और आर्गन का कितना होता है, -186 डिग्री सेल्सियस, और एक का क्या था भाई, ऑक्सीजन कितना होता है, -183 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम किसका होता है, नाइट्रोजन का। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे कम नाइट्रोजन का, इससे कम मतलब इससे थोड़ा ज्यादा आर्गन का और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी, बॉइलिंग। ये जो है इनके याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये बॉइलिंग पॉइंट सभी के लिखे हुए, आप नोट करके लिख लेना। 59, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर्गन। अरे सर ये तो अभी आपने बताया, कितना होगा बोल दो भाई फटाफट, सी होगा -186 डिग्री सेल्सियस। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। You are given a mixture of iodine and alcohol called tincture iodine. Which method you used to recover both iodine as well as alcohol from the mixture? आयोडीन भी चाहिए आपको, अल्कोहल भी चाहिए, बोलो आपको दोनों चाहिए, आयोडीन और अल्कोहल, तो किसका यूज करोगे आप, हाँ बोलो बोलो। हाँ, हम सिंपल यूज करेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन याद है ना, जैसे आपको बताया था, आपका पास मान लो NaCl और वाटर है, ठीक है, NaCl और वाटर का आपको सेपरेट करना है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। डिस्टिलेशन में क्या होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर जो मिलेगी उनको कलेक्ट करके ठंडा कर लेंगे, और जो सॉलिड था जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था वो हमको कॉनिकल फ्लास्क में मिल जाएगा। ठीक, तो ये 60 क्वेश्चन की कहानी क्लियर है। तो ये याद रखना कि अगर आयोडीन है, अल्कोहल है, एक साथ सेपरेट करना है तो हम क्या लगा देंगे भाई, सिंपल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अल्कोहल और जो आपका वाटर है इसके मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो ये मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन पूरी तरह से समाप्त हुआ। 2 पार्ट में लेक्चर है, पहले आपको थ्योरी कराएगी, देन आपको क्वेश्चन कराएगा। ये ध्यान रखना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आएंगे। तो पहले थ्योरी पढ़ना, फिर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आगे कहानी हम कल देखेंगे। जय हिंद।